काजल के मन में लालच जाग गया। उसने सोचा, अगर मैं इसके एक पंख को नोच लूं तो चिड़िया पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और मुझे सोने का पंख भी मिल जाएगा। वह रमेश के कमरे की ओर बढ़ी और बरामदे में रखी चिड़िया को देखकर खुशी से उछल पड़ी। जैसे ही उसने चिड़िया का पंख नोचने के लिए हाथ बढ़ाया, उसका हाथ चिड़िया से चिपक गया। वह बहुत कोशिश करने लगी, लेकिन इसके बावजूद हाथ नहीं छुड़ा पाई और घबराकर अपनी छोटी बहन राधा को बुलाने लगी। राधा, अरे ओ राधा, जल्दी आ, मेरा हाथ इस चिड़िया से चिपक गया है, जल्दी आ, मुझे बचा। दीदी, दीदी ये क्या हो गया? जैसे ही राधा ने काजल का हाथ छुड़ाने के लिए चिड़िया को छुआ, उसका हाथ भी चिपक गया। रात भर दोनों बहनें चिड़िया से हाथ चिपकाए खड़ी रही और रोती रही। सुबह रमेश उठा और बरामदे में गया। वहाँ का नजारा देखकर वह हैरान रह गया। उसने सोचा, जरूर इन्होंने चिड़िया चुराने की कोशिश की, इसलिए इनके हाथ चिपक गए। तभी सराय वाला वहाँ आया और गुस्से में बोला, अरे दुष्ट, तूने ये क्या किया? मेरी दोनों बेटियों के हाथ तेरी चिड़िया से चिपक गए हैं। इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया। जरूर ही इन दोनों ने सोने की चिड़िया को चुराने की कोशिश की होगी, इसलिए ये हुआ है। ये उनकी करने का ही फल है। मुझे अपनी चिड़िया लेकर जाना है। वह चिड़िया लेकर चल पड़ा। चूँकि दोनों बेटियों के हाथ चिड़िया से चिपके थे, वे भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। सराय वाला बेबस था और कुछ नहीं कर पाया। उसकी बेटियां रो रही थी। रमेश शहर के बाहर निकला। तभी एक बूढ़े आदमी की नजर उस पर पड़ी। उसने बेटियों को पहचान लिया और सोचा, ये तो सराय वाले की बेटियां हैं, लेकिन ये लड़का इन्हें कहाँ लेकर जा रहा है? उसने रमेश को पुकारा। रमेश नहीं रुका। बूढ़ा आदमी दौड़कर बेटियों को छुड़ाने आया, लेकिन जैसे ही उसने उन्हें पकड़ा, उसका हाथ भी चिपक गया। वह चिल्लाने लगा, अरे अरे ये क्या हो गया? अरे बचाओ, अरे मुझे बचाओ, मेरे हाथ चिपक गए हैं। उसी समय एक राहगीर वहां से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक लड़का चिड़िया लिए जा रहा है और इसके पीछे दो लड़कियां, एक बूढ़ा आदमी, और सभी चिल्ला रहे हैं। राहगीर ने बूढ़े आदमी को बचाने के लिए हाथ बढ़ाया और इसका हाथ भी चिपक गया। अरे बचाओ, मेरा हाथ चिपक गया है। सब ऐसे ही आगे बढ़ रहे थे। वही रास्ते में दो किसान खेतों में काम कर रहे थे। उन्होंने राहगीर की आवाज सुनी और उसे बचाने दौड़े। जैसे ही वे उसे खींचने लगे, उनके हाथ भी चिपक गए। अब रमेश चिड़िया लिए आगे चल रहा था और इसके पीछे सराय वाले की दो बेटियां, बूढ़ा आदमी, राहगीर और दो किसान, कुल 6 लोग चिपके हुए थे। शाम होते होते रमेश एक शहर में पहुंचा। वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोग खिड़कियों और छतों से यह नजारा देख रहे थे। सराय वाले की बड़ी बेटी काजल ने रमेश से कहा, तू कब तक ऐसे चलता रहेगा? हम थक गए हैं और रात होने वाली है। अब हम यहीं पर रुक जाएंगे। रमेश उन्हें एक सराय में ले गया। उसने सराय के मालिक से कहा, हम मुसाफिर हैं, क्या हम कुछ समय के लिए रुक सकते हैं? तभी सराय का मालिक बोला, क्यों नहीं, हमने ये जगह इसी के लिए बनवाई है। तुम सब यहाँ रह सकते हो। रमेश उन सबको लेकर वहीं रुक गया। सभी जैसे तैसे करके बैठ गए। तभी सराय के मालिक ने कहा, तुम्हारा काफिला तो अनोखा है। लगता है तुम अपनी किस्मत आजमाने आए हो। तुम राजकुमारी को हंसाने आए हो। तभी रमेश ने पूछा, राजकुमारी को हंसाने का क्या मतलब है?
मैं कुछ समझा नहीं, मुझे साफ साफ बताओ। हमारे राजा की बेटी हमेशा उदास रहती है, उसके चेहरे पर कभी मुस्कान नहीं देखी गई। हकीमों और राजवैद्यों ने कहा है कि अगर वो नहीं हंसी तो बीमार पड़ सकती हैं या उनकी मृत्यु हो सकती है, जिस वजह से राजा ने ऐलान किया है कि जो कोई राजकुमारी को हंसा देगा उसका विवाह राजकुमारी से करा दिया जाएगा। कई लोग कोशिश कर चुके हैं लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। ये बात सुनकर रमेश रात भर सोचता रहा कि उसका अनोखा काफिला शायद राजकुमारी को हंसा दे और इसका विवाह राजकुमारी से हो जाएगा तो उसकी किस्मत बदल जाएगी। इसी विचार से वो रात भर करवटें बदलता रहा। सुबह वह चिड़िया लिए राजमहल की ओर चल पड़ा। 6 लोग उसके पीछे चिपके हुए थे। जैसे ही वह राजमहल पहुंचा, राजमहल के द्वार पर पहुंचते ही पहरेदार ठहाके मारकर हंसने लगा। अरे वाह भाई, तुम्हारा काफिला तो कमाल का है। इसे देखकर लोग हंसे बिना नहीं रहेंगे। मैं जान गया हूँ कि तुम यहाँ क्यों आए हो। पहरेदार ने राजा को सारी बात बताई। राजा ने रमेश को दरबार में बुलाया। रमेश ने राजा को अपना परिचय दिया और बोला, महाराज, मैंने आपकी घोषणा सुनी है। अगर आप इजाजत दें तो मैं राजकुमारी को हंसा सकता हूँ। राजा ने काफिला देखा और सोचा, वाह, अद्भुत! ये काफिला तो वाकई अनोखा है। एक लड़का सोने की चिड़िया और पीछे 6 लोग उससे चिपके हुए। ये तो बड़ी ही हंसी की बात है। राजा ने राजकुमारी को बुलाया। राजकुमारी उदास और गुमसुम थी, लेकिन जैसे ही उसने रमेश और उसके काफिले को देखा, वह ठहाके मारकर हंसने लगी। वह इतना हंसी कि लोटपोट हो गई। सारा दरबार हंसने लगा। राजकुमारी की हंसी के साथ चिड़िया से चिपके लोग धीरे धीरे आजाद हो गए। रमेश ने चिड़िया काजल को दी और बोला, ये चिड़िया अब तुम्हारी है, इसे अपने घर ले जाओ। बूढ़ा आदमी, राहगीर और दोनों किसान अपने घर चले गए। रमेश दरबार में खड़ा सोच रहा था कि राजा अपनी घोषणा के अनुसार उसका विवाह राजकुमारी से करा देगा, लेकिन राजा की नीयत बदल गई। वह सोचने लगा, ये लड़का भले ही राजकुमारी को हंसा दे, लेकिन ये एक साधारण लकड़हारा है। मैं इससे अपनी बेटी का विवाह कैसे कर सकता हूँ? तभी रमेश ने राजा से कहा, महाराज, मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी। अब आप अपनी घोषणा के अनुसार राजकुमारी का विवाह मुझसे कर दें। उसके बाद राजा ने एक उपाय सोचा। तभी रमेश ने पूछा, तुम अभी भी मेरी बेटी के लायक नहीं हो, पहले उसके लायक बनो। महाराज, अब आप मुझसे क्या चाहते हैं? तुम एक ऐसे आदमी ढूंढ लाओ जो 100 मन दूध एक साथ पी जाए। रमेश परेशान हो गया। वह सोचने लगा कि ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा। वह उसी जंगल की ओर निकल गया जहाँ उसे बूढ़ी औरत मिली थी। वह सोच रहा था, मैं उस बूढ़ी माँ से अपनी समस्या कहूँगा, शायद वो कोई रास्ता बता दे। तब वह जंगल में उस पेड़ के पास गया। पहुंचकर उसने देखा कि बूढ़ी औरत रो रही थी। माताजी, आप क्यों रो रही हैं? अरे बेटा, तुम बहुत नेक दिल हो, इसलिए तुम्हें बता रही हूँ। मेरा बेटा प्यास से तड़प रहा है। उसने मटका भर पानी पिया, लेकिन उसकी प्यास नहीं बुझी। अगर उसे 100 मन दूध मिल जाए तो उसकी प्यास बुझ सकती है। रमेश खुश हो गया। वह बूढ़ी औरत के बेटे को लेकर राजा के दरबार में पहुंचा। महाराज,
आप इसे जितना दूध चाहे पिला सकते हैं। ये आदमी 100 मन दूध पी लेगा। राजा ने उस छोटे से आदमी को देखा और बोला, ये छोटा सा आदमी इतना दूध कैसे पी लेगा? महाराज, आप दूध का इंतजाम करवाइए, ये जरूर पिएगा। राजा के आदेश पर दूध मंगवाया गया। उस छोटे आदमी ने दूध पीना शुरू किया और कुछ ही देर में सारी बाल्टियां खाली हो गई। वह खुश होकर बोला, अगर और दूध हो तो लाओ, अभी थोड़ी सी प्यास बाकी है। दरबार के लोग हैरान थे। रमेश ने उस आदमी को धन्यवाद दिया और उसे विदा किया। फिर वह राजा के पास गया और बोला, महाराज, मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी। अब तो आप राजकुमारी का विवाह मुझसे कर दें। राजा सोचने लगा कि ऐसा कौन सा काम बताएं जो रमेश कभी न कर सके। उसने कुछ समय सोचा, फिर उसने कहा, लगता है तुम बहुत जल्दी में हो। अभी तुम्हें एक और काम करना है। ये तो आसान था, कोई कठिन काम करके दिखाओ, फिर मैं तुमसे अपनी बेटी का विवाह करवाऊंगा। तुम मुझे ऐसा जहाज ला कर दो जो हवा, पानी और जमीन दोनों पर चल सके। अगर तुम ऐसा कर सको तो मैं तुम्हें राजकुमारी के लायक मानूंगा, और जब तक तुम ऐसा जहाज न लाओ मेरे सामने मत आना। यह कहकर राजा दरबार से चला गया, ये सोचते हुए कि यह काम रमेश कभी नहीं कर पाएगा। यह काम बहुत कठिन था। रमेश के जाने के बाद राजकुमारी ने राजा से कहा, पिताजी, यदि किसी से कोई वादा करो तो उसे निभाना चाहिए। आपने ही बहुत गलत किया। एक राजा को ये शोभा नहीं देता है कि वो अपने वचन पर कायम ना रहे। चुप रहो। मैंने जो भी किया वो सही किया। मैं एक साधारण लकड़हारे को अपना दामाद नहीं बना सकता। राजा की बात सुनकर राजकुमारी उदास होकर वहाँ से चली गई। दूसरी तरफ रमेश भी बहुत परेशान था कि राजा को ऐसा जहाज कहाँ से लाके दे। तभी यही सोचता हुआ फिर से उसी जंगल में जा पहुँचा। तभी वह उसी वही बूढ़ी औरत फिर से मिली। रमेश ने उन्हें सारी बात बताई कि उसके साथ क्या क्या हुआ। उसके बाद रमेश ने कहा, माताजी, अब आप ये बताइए कि ऐसा जहाज मैं भला कहाँ से लाऊं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। भला ऐसा जहाज कहीं होता है? बेटा, मुझे तुम्हारी मदद याद है। कैसे तुमने मेरे प्यासे बेटे की प्यास बुझाई। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ऐसा जहाज बना कर दूंगी जो पानी, जमीन और हवा तीनों पर चले। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया ने वो जहाज बना दिया। रमेश बूढ़ी माँ को अपने साथ लेकर जहाज में बैठकर राजमहल की ओर चल पड़ा। जब राजा ने उसे देखा तो वो बोले, ये कैसे संभव है? एक साधारण लकड़हारा ऐसा जहाज कैसे बना सकता है जो हवा, पानी और जमीन तीनों पर चल सके? महाराज, ये सब उस बूढ़ी माँ की कृपा से संभव हुआ जिन्होंने मेरी मदद की। मैंने केवल अपने कर्तव्य का पालन किया और नेकी का रास्ता चुना। तभी बूढ़ी औरत आगे आई। उसका चेहरा अब पहले जैसा कमजोर और थका हुआ नहीं था। उसकी आंखों में एक अलौकिक चमक थी। उसने राजा की ओर देखकर कहा, महाराज, यह जहाज मेरी शक्ति का प्रतीक है। वर्षों की तपस्या से मैंने ये दैवीय शक्ति को हासिल किया है, लेकिन इसे बनाने का श्रेय रमेश की नेक दिली को जाता है। उसने निस्वार्थ भाव से मेरी और मेरे बेटे की मदद की है। उसकी हिम्मत, धैर्य और दयालुता ने उसे इस कठिन कार्य को पूरा करने योग्य बनाया है। क्या आप अब भी उसे अपनी बेटी के योग्य नहीं मानते?
राजा की आंखें शर्म से झुक गई। उन्होंने राजकुमारी को बुलवाया, जो दरबार में उदास चेहरा लिए खड़ी थी। जैसे ही उसने रमेश और उस चमत्कारी जहाज को देखा, उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान खिल उठी। वह समझ गई थी कि रमेश का दिल सोने की चिड़िया से भी ज्यादा कीमती है। राजा ने गहरी सांस ली और दरबार की ओर मुखातिब होकर बोले, मैंने रमेश को कई कठिन परीक्षाओं में डाला, लेकिन उसने हर बार साबित किया कि सच्चाई, मेहनत और नेक दिल से बड़ा कोई धन नहीं। मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। रमेश न केवल मेरी बेटी के योग्य है, बल्कि वो इस राज्य के लिए एक गौरव है। यह कहकर राजा ने रमेश और राजकुमारी का विवाह भव्य समारोह में करवाया। रमेश ने बूढ़ी औरत को अपने साथ राजमहल में सम्मान के साथ रखा और वह उनके लिए एक माँ की तरह बन गई। सूरज और चंदन, जो अब अपनी गलतियों पर पछता रहे थे, उन्होंने रमेश से माफी मांगी और उसने उन्हें अपने बड़े दिल से माफ कर दिया। हरिया और कमला को भी राजमहल में बुलवाया गया और वे अपने छोटे बेटे की इस उपलब्धि पर गर्व से फूले नहीं समाये। सभी अब खुशी खुशी रहने लगे।